देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा, मैंने एक होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन नंबर तो याद नहीं आ रहा है, ये वाला एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था 4 शायद, हाँ इलास्ट्रेशन 4, ये वाला क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, किया है क्या तुम लोगों ने? इलास्ट्रेशन 4 किया है या फिर नहीं किया है? नहीं किया है। अच्छा देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कार्ड। जॉब कार्ड का मतलब होता है एक कार्ड रहता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि वर्कर ने कितना कौन से जॉब में काम किया है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग जॉब हो सकता है, तो एक जॉब कार्ड में लिखा हुआ है फॉर रिपेयर ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट अ टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन डिटेल्स बिलो। किसी एक कस्टमर का इक्विपमेंट रिपेयर करने का काम था और उसमें 154 लेबर आवर्स जो है इनकर्ड किया गया है, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन काम किया है देखो, यहाँ पर 3 वर्कर है, वर्कर ए, ठीक है, वर्कर बी और वर्कर सी, ठीक है। वर्कर ए बी सी ये तीनों वर्कर ने उस जॉब में काम किया है। वर्कर ए को पे किया जाता है 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 100 पर डे ऑफ 8 आवर्स और 300 पर डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब सारे वर्कर्स का नॉर्मल वर्किंग आवर कितना है? 8 आवर्स। क्या है नॉर्मल वर्किंग आवर्स? क्यों, देखो ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि ए अगर एक दिन काम करेगा उसे 200 रुपए मिलेगा, लेकिन कितना टाइम काम करना है? 8 आवर्स। इसका भी 8 आवर्स, इसका भी 8 आवर्स। तो 8 आवर्स क्या हो जाएगा हमारा? 8 आवर्स हो जाएगा नॉर्मल वर्किंग आवर, ठीक है। नॉर्मल वर्किंग आवर हो गया 8 आवर्स पर डे, ठीक है। लेकिन पर डे सबको जो पेमेंट मिल रहा है वो अलग अलग है। देखो इसको 200, इसको 100 और इसको 300। तो वेजेस रेट क्या आएगा? सबका अलग अलग वेजेस रेट आएगा। क्या आएगा बता सकते हो? कि अगर 200 रुपए मिलते हैं 8 घंटे काम करने के लिए, तो 1 घंटे के लिए कितना मिलेगा? 25। 25, ठीक है। उस तरह से इसका भी कैलकुलेट कर लो, 100 डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा 12.5। ये हो रहा है सब 12.5। पर आवर, हाँ 12.5। नेक्स्ट हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 8 यानी 37.5, 37.5। ठीक है। ये 3 हो गया। यहाँ पर ये हम लोगों ने पता कर लिया कि वेजेस रेट पर आवर बेसिस पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पर 1 वीक का एक शेड्यूल दिया हुआ है। देखो 1 वीक दिया हुआ है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि मंडे से लेके सैटरडे तक दिया हुआ है, संडे नहीं दिया हुआ है क्योंकि हॉलीडे है, हॉलीडे है मतलब छुट्टी। अब जरूरी नहीं कि फैक्ट्री में भी हॉलीडे हो, बट यहाँ पर हॉलीडे है, ठीक है, मतलब छुट्टी है। ये देखो मंडे यहाँ पर दिया हुआ है कि ए ने 10.5 आवर्स काम किया, ए ने ट्यूसडे काम किया 8 आवर्स, वेडनेसडे 10.5, थर्सडे 9.5, फ्राइडे 10.5, ठीक है, और सैटरडे काम किया नहीं, ठीक है। बी का 8 8 8 8 करके सारा 8 आवर्स ही हुआ है। मंडे से लेके सैटरडे तक बी ने 8 आवर्स काम किया है। ए का अलग अलग है जिसमें सैटरडे उसने ऑफ दिया। सी का देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है, सी का अलग अलग टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ओवरऑल इनका 49 आवर्स, इसका 48 और ये 57, एक वीक का ये पूरा जो शेड्यूल है वो दे रखा है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉई conciliation the worker are to be paid dearness allowance on the basis of cost of living index figures relating to each month which works out at the rate of 968 for the relevant month। इसका मतलब है कि बोल रहा है कि इन टर्म ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉय कॉन्सिलिएशन, ठीक है। तो एम्प्लॉय को अवार्ड के तौर पे क्या दिया जा रहा है? द वर्कर आर टू बी पेड डियरनेस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या होता है कि मतलब हर साल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स चेक किया जाता है कि क्या हो रहा है। ये तुम लोग टैक्स में भी पढ़े होंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब कि हमारा जो कॉस्ट हो रहा है जिंदा मतलब रहने का, मतलब बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए हमारा कॉस्ट क्या लग
लग रहा है, जिंदा रहना है तो कितना कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसका इंडेक्स बनाती है गवर्नमेंट, ठीक है, उससे हमें पता चलता है। तो अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या हो रहा है उस हिसाब से अगर हमारा सैलरी एट पर ना हो तो हम लोगों का पूरा नहीं बनता है, तो वो गरीबी हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बिलो पॉवर्टी लेवल चले जाएंगे। तो वही होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। सिंपल सा बात इतना है कि डीएनएस अलाउंस पे किया गया वर्कर को, और ये पे किया जाता है जो महंगाई है उससे लड़ने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट, इसीलिए इसका नाम है डियरनेस अलाउंस, ठीक है। मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है ताकि हम लोग जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है उसके साथ एट पर चल सके, नहीं तो खर्चा जो है उसे बेयर करना मुश्किल हो जाता है। फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ, हर एक मंथ का क्या दिया हुआ है, विच वर्क्स आउट एट द रेट ऑफ 968 फॉर द रेलिवेंट मंथ। एक महीने का डीए लग जाता है 968 करके, ये ऑर्गेनाइजेशन का डीए का खर्चा है। द डीएनएस अलाउंस इज पेबल टू ऑल वर्कर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट इफ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव विथ वेजेस ऑन ऑल वर्किंग डेज। बोल रहा है कि 968 रुपीज करके जो डीए जा रहा है वर्कर को, ये सभी वर्कर को दिया जाता है, चाहे वो काम करे ना करे, मतलब चाहे वो काम करे या ना करे, नहीं सॉरी, चाहे वो प्रेजेंट रहे या नहीं रहे, और उसके साथ साथ उनका वेज रेट कैसा भी हो, जैसे सबका अलग अलग हुआ ना, ए का 25 रुपया या बी का कुछ 12 रुपए ऐसा कुछ आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि किसी का वेज रेट कम है तो उसे डीए नहीं मिलेगा, डीए सभी को मिलेगा, चाहे वेज रेट कुछ भी हो, चाहे वो लीव पे रहे, चाहे वो काम पे प्रेजेंट रहे। संडे इज अ वीकली हॉलीडे, अच्छा संडे इन्होंने हॉलीडे माना इसीलिए 1 वीक के काम में इंक्लूड नहीं किया। एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। तो इनका जो काम करने का पैटर्न है संडे सॉरी मंडे से लेके फ्राइडे तक 8 आवर्स काम करना है और सैटरडे में 4 आवर्स काम करना है। मतलब सैटरडे में अगर कोई 4 आवर्स से ज्यादा काम करेगा तो वो उसका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, तो ओवर टाइम हो जाएगा। द वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, लेकिन सैटरडे आधा घंटा काम होता है, जब मतलब आधा टाइम काम होता है, नॉर्मली 8 आवर्स होता है, अगर सैटरडे 4 आवर्स होता है तो आधा हो गया, जितने टाइम कोई काम करता है। एक मिनट रुको, ऋषभ को मेल करना पड़ेगा, एक मिनट। ज्वाइन नहीं कर पा रहे। हम्म, तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखो, ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेजेस, ऑर्डिनरी वेजेस का 2 टाइम्स ओवर टाइम दिया जाएगा इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक, ठीक है। ओवर टाइम कब माना जाएगा, अगर कोई भी वर्कर एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, सॉरी 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है, 9 घंटे से ज्यादा, लेकिन इन्होंने अपना टाइम क्या रखा है, 8 घंटा करके नॉर्मल काम करने का टाइम रखा है, लेकिन 9 घंटे से ज्यादा काम करेगा तभी उसे ओवर टाइम माना जाएगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कड आउट ऑफ 160 इज 176 इन द रेलिवेंट मंथ। तो बोल रहा है हॉलीडे को अगर छोड़ देते हैं तो फिर टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्कआउट टू 176 इन द रेलिवेंट मंथ, एक महीने में 176 घंटा काम हुआ है, 176 आवर्स काम हुआ है एक घंटे में, सॉरी एक मंथ में 176 आवर्स काम हुआ है। द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड, ओवरहेड में ये चार्ज किया जाएगा, इसमें चार्ज करने मना किया है। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर, हर एक वर्कर को कितना वेजेस देना है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक दिखाते कैसे होगा, देखो सबसे पहले हम लोग वर्कर ए का दिखाते हैं, ठीक है। तो वेज रेट के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ए वर्कर कितना टाइम काम किया है। कैलकुलेशन ऑफ आवर्स टू बी पेड फॉर वर्कर ए, ठीक है। तो हम लोग कॉलम क्या क्या बनाएंगे, कॉलम ओवर टाइम के लिए देखेंगे कितना हो रहा है, टाइम पीरियड यहाँ पर चेक करेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे,
फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल आवर। नॉर्मल आवर, नॉर्मली कितना घंटा काम करना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल आवर, एक्स्ट्रा आवर्स। ठीक है, एक्स्ट्रा आवर्स और ओवर टाइम, ये दो पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि नॉर्मली तो 8 घंटा काम करना पड़ता है, और अगर 9 घंटे से ज्यादा होगा तभी ओवर टाइम माना जाएगा। तो 8 घंटे के बाद अगर कोई काम करेगा तो पहले 9 घंटा ही आएगा, उसके बाद ही ओवर टाइम का बात आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखो, वर्कर ए जो है, ठीक है, वर्कर ए जो है, इन्होंने टोटल मंडे को कितना टाइम काम किया है? 10.5 आवर्स। ठीक है, तो अगर 10.5 आवर्स किया है तो नॉर्मल टाइम कितना होता है? नॉर्मली कितना टाइम काम करना पड़ेगा? कितना टाइम काम किया है? 10 घंटा टोटल काम किया है। नॉर्मली एक दिन में कितना काम करना पड़ता है? 8 hours. 8 आवर्स, तो नॉर्मल आवर्स में लिखेंगे 8। ठीक है, ओवर टाइम कब मानेंगे? 9 घंटे से ज्यादा कोई काम करेगा तो ओवर टाइम मानेंगे। ठीक है, तो फिर 9 घंटा, तो उसने 9 घंटा से भी तो ज्यादा काम किया है, 10.5 घंटा, तो ओवर टाइम कितना किया है? 9 से ज्यादा होने से ओवर टाइम मानेंगे। तो 1.5. 1.5 ओवर टाइम होगा। ठीक है, मतलब 1.5 घंटा। तो फिर ये 8 घंटा और ये 9, 9.5 हुआ, बचा कितना? 10.5 में से 8. 9.5 1, तो 1 घंटे को कौन सा टाइम बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा आवर्स। ठीक है, इसको एक्स्ट्रा आवर्स बोलेंगे, इसको ओवर टाइम नहीं काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसको ओवर टाइम के जैसा पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 9 घंटे पार होने के बाद अगर कोई काम कर रहा है तभी उसे ओवर टाइम मानेंगे। सिमिलरली ट्यूसडे का क्या होगा? ट्यूसडे ने उसे 8 ही घंटा काम किया है, तो फिर नो एक्स्ट्रा आवर्स, नो ओवर टाइम। ठीक है, फिर वेडनेसडे में 10.5, तो 10.5 मतलब सिमिलरली ऐसा ही पूरा बन जाएगा, इसको अलग से देखने का जरूरत नहीं। 9.5 इसका सोचो, तो 8 घंटा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो कितना ज्यादा काम किया है? 9 घंटे से ऊपर जो भी काम होगा उसे हम लोग मानेंगे कि ओवर टाइम है। तो 9.5 घंटा काम हुआ है, तो 9 घंटे से ऊपर कितना हो जाएगा? 0.5. 0.5, ये ओवर टाइम हो गया। तो एक्स्ट्रा आवर्स कितना हो जाएगा? एक्स्ट्रा आवर्स 1. कितना? 1। ठीक है, अच्छा फ्राइडे का देखो, फ्राइडे 10.5 है, तो 10.5 के हिसाब से वही होगा, 8, 1 और 1.5। अच्छा, सैटरडे तो इसने काम किया ही नहीं है, तो सैटरडे इसका कुछ ही नहीं करेंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना टाइम काम हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि अच्छा, ओवर टाइम 1.5 घंटा करने का मतलब, अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट टू नॉर्मल टाइम कर ले तो क्या होगा? मेरे कहने का मतलब है, कोई अगर ओवर टाइम करता है तो उसे वेज रेट का डबल मिलेगा, सीधा सा बात है। मतलब कोई अगर 1.5 घंटा ओवर टाइम करता है तो उसे वेज रेट डबल मिलेगा। वेज रेट अभी जैसे ए का कितना था? 200 डिवाइडेड बाई 8। 50. ठीक, 25 था, हाँ 50 मिलेगा। ये देखो 20. 20, हाँ पहले ए का हम लोग देख लेते हैं, @25 पर आवर करके उसका होता है। ठीक है, अब ये 1.5 घंटा का जो उसे पेमेंट मिलेगा वो 25 मिलेगा या 25 का डबल मिलेगा? 50 करके मिलेगा मैम, डबल करके. डबल करके मिलेगा। ठीक है, या तो हम लोग ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि ये ओवर टाइम अगर हम लोग 25 करके ही ले, 25 रुपए करके ही कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक ही तरह अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये 1.5 घंटे को हम लोग 3 घंटा मानेंगे तो हो जाएगा। ये 1.5 घंटे को 3 घंटा मानेंगे तो हो जाएगा ना, क्योंकि 1.5 घंटा 50 रुपए करके हम लोग कैलकुलेशन अगर करते हैं, देखो तो उसमें कितना आता है? 75। या फिर 3 घंटा 25 रुपए करके कर लो तो भी 75 आता है। इसका मतलब कि 1.5 घंटा ओवर टाइम करने का मतलब है कि 3 घंटा नॉर्मल टाइम काम करने के वेजेस के बराबर। क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि 1.5 घंटा ओवर टाइम करने से नॉर्मल वेज का डबल मिलता है? तो ये टाइम को अगर हम लोग नॉर्मल टाइम से कंपेयर करें तो 1.5 घंटा काम करने पे, ओवर टाइम करने पे जो पेमेंट मिलेगा, वही पेमेंट अगर मुझे लेना है तो मुझे नॉर्मल टाइम में कितना काम करना पड़ेगा? उसका डबल, उसका डबल काम करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आया? हम लोग Yes. इक्विवेलेंट कर रहे हैं, ये देखो, इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर्स फॉर ओवर
टाइम, ठीक है। ओवर टाइम वर्क जो है इसके आवर्स को हम लोग इक्विवेलेंट टू नॉर्मल आवर कर रहे हैं, तो 1.5 घंटा काम करने से जो मिलेगा नॉर्मल टाइम के हिसाब से उसी काम को करने के लिए 3 घंटा करना पड़ेगा। यहाँ पर तो कुछ था नहीं, यहाँ पर भी 3 घंटा। इसका क्या होगा फिर 0.5 का क्या हो जाएगा, 0.5 मतलब आधा घंटा अगर हम लोग ओवर टाइम कर रहे हैं तो हमें 50 रुपए मिलेगा, 25 25 50। तो इसका मतलब टाइम के हिसाब से कितना, यहाँ पर अगर टाइम को बदल देते हैं 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा नॉर्मल टाइम काम करने से जो मिलेगा वही काम आधा घंटा अगर हम लोग ओवर टाइम करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसका 3 आवर्स हो गया। तो यहाँ पर टोटल नॉर्मल आवर्स निकाल लेते हैं, इससे क्या होगा कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। बाकी हम लोग इसके अलावा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया उस हिसाब से भी हम लोग इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा, फिर हमें अलग अलग हर जगह पे इंटू 50 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल आवर्स देख लेते हैं, 8 + 1 9 और यहाँ पर कितना हो गया 10.5 और 3, तो ये कितना हो जाएगा 12 आवर्स। मतलब ये देखो यहाँ पर तो दे रखा था 10.5 घंटा, तो 10.5 घंटे का 12 घंटा कैसे हो गया, क्योंकि 10.5 घंटा में हमारा ओवर टाइम इंक्लूडेड था। तो ओवर टाइम को हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको हम लोगों ने इक्विवेलेंट टू नॉर्मल टाइम कर दिया, ठीक है। इक्विवेलेंट टू नॉर्मल टाइम करने पे ये 12 आवर्स आ रहा है। 8 आवर्स + 1 आवर्स, 8 + 1 + 3, ठीक है, +3, तो ये 12 हो जाएगा। तब हम लोग इसको नहीं करेंगे, इसके बदले ही तो ये है, तो 8 + 1 + 3, नेक्स्ट वाला 8 आवर्स। और उसके बाद 8 + 1 9, 9 + 3 12 आवर्स, 8 + 1 + 1 10 आवर्स, 8 + 1 + 1 फिर से ये नहीं, ये तो मैंने कर दिया, 8 + 1 + 3 9 और 3 कितना हो जाएगा 8 12 10 12, इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो टोटल इसने कितना टाइम काम किया है, टोटल आवर्स हो जाएगा 12 + 8 + 12 12 12 24 12 3 से 36 36 + 10 46 + 8 54 आवर्स हो गया नॉर्मल जो काम हुआ। इसी तरह से हम लोग वर्कर बी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसी कॉलम को फॉलो कर लेते हैं नॉर्मल आवर्स। तो ये देखो नॉर्मल आवर्स क्या है, नॉर्मल आवर्स, अच्छा इसका सभी 8 आवर्स है, इसका कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, सिर्फ हम लोगों को सैटरडे देखना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे नॉर्मल टाइम कितना होता है 4 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 8 आवर्स, ठीक है। पहला अगर 8 आवर्स है, नो एक्स्ट्रा टाइम नो ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 8 आवर्स, एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ पर इक्विवेलेंट भी फिर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, 8, यहाँ पर भी कुछ जरूरत नहीं है 8, यहाँ पर भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ भी जरूरत नहीं होगा, लेकिन इसका यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि सैटरडे इन्होंने काम किया है कितना 8 आवर्स, लेकिन सैटरडे नॉर्मली कितने टाइम काम करना पड़ता है, ये देखो 4 आवर्स काम करना पड़ता है। तो सैटरडे का जो 8 आवर्स काम हुआ है उसमें नॉर्मल आवर्स हो जाएगा 4 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ओवर टाइम हो रहा है कि एक्स्ट्रा आवर्स हो रहा है, क्योंकि जब तक 9 घंटे से ऊपर काम नहीं किया जाता है ओवर टाइम नहीं काउंट किया जाता है, लेकिन सैटरडे में तो टोटल 8 घंटा काम हुआ है, तो 4 घंटा का नॉर्मल है, तो बाकी 4 घंटा क्या हो जाएगा ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम होगा, ओवर टाइम में नहीं ले सकेंगे, यस ठीक है। मैम, एक्स्ट्रा टाइम। एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम में नहीं होगा, क्योंकि जब तक 9 घंटा पार नहीं करेगा तब तक उन्होंने ये बोला है कि ओवर टाइम नहीं मान सकते हैं। हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम लोग टोटल आवर्स निकाल लेते हैं, 8 घंटा 8 घंटा 8, ये भी हो गया 8, तो यहाँ पर टोटल 6 बार 6 × 8 48 आवर्स, ये 48 आवर्स हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर नॉर्मल आवर्स कितना हो रहा है, ये तो 44 हो रहा है शायद, ये 48 है तो ये 44 हो रहा है, और ये 4 आवर्स, यहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं ये कितना हो रहा है, 5 और 8 40, ये हो गया 1 2 3 4, और ये हो गया 1.5 1.5 और 1.5 2 3 2 5 घंटा, ये 5 घंटा हो गया। अच्छा तो वर्कर बी का हो गया 48 आवर्स।
गुड इवनिंग ऋषभ। गुड इवनिंग मैम। अच्छा ये हो गया 48 आवर्स। चलो अब और वर्कर सी का चेक कर लेते हैं। ठीक है, वर्कर सी का तो यहाँ पर लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नॉर्मल आवर, एक्स्ट्रा, ओवरटाइम और इक्विवेलेंट नॉर्मल आवर फॉर ओवरटाइम और टोटल नॉर्मल आवर। अच्छा तो यहाँ पर ई का देखते हैं 10.5। मैम बोलो। जो वर्कर ए है हम्म थर्ड में देखिए, जो मतलब 9.5 है उसका नॉर्मल शायद, तो ओवर टाइम उसका 0.5 हो रहा है, तो एक्स्ट्रा में 1 होगा क्या? हाँ एक्स्ट्रा में 1 होगा, क्योंकि जब तक 9 आवर्स क्रॉस नहीं करके जा रहे तब तक ओवर टाइम नहीं बोल सकते हैं। तो 9.5 वाला जो केस है उसमें नॉर्मल तो 8 घंटा, ठीक है, हाँ और 9 आवर्स तक हम लोग उसे ओवर टाइम नहीं मानेंगे। तो उसने और भी 1 घंटा काम किया होगा तभी 9 आवर्स हुआ, ठीक है। अब 9 आवर्स कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा काम किया है तो ओवर टाइम होना चाहिए। तो ओवर टाइम इसमें कितना हो जाएगा, 8 आवर्स नॉर्मल, 1 आवर्स एक्स्ट्रा, और फिर बाकी बचा जो 0.5 मतलब आधा घंटा ओवर टाइम हो रहा है ना। हाँ हाँ। चलो नेक्स्ट ये वाला देख लेते हैं। इसका देखो 10.5, 10.5 मतलब वही सिमिलर सिस्टम में होगा, 8 घंटा, 1 घंटा और 1.5। अच्छा फिर 8, 10.5 फिर से 8 मतलब यहाँ पर होगा, बाकी दो जगह पे नहीं होगा। 10.5 मतलब फिर से वही सिस्टम में हो जाएगा ये वाला। अच्छा 10.5, 9.5, 9.5 मतलब 8, 1, 0.5, 9.5 थर्सडे। फिर 10.5 और 8, 10.5 मतलब 8, 1.5, ठीक है। और सैटरडे वाला फिर से 8 घंटा दिया हुआ है मतलब 4, और ये 4 ये एक्स्ट्रा में जाएगा, ओवर टाइम में नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक 9 आवर्स क्रॉस नहीं करेगा तब तक ओवर टाइम नहीं मानेंगे। अब हम लोग ये ओवर टाइम जो है इसको इक्विवेलेंट टू नॉर्मल टाइम करेंगे, क्योंकि हमें वेजेस ही कैलकुलेट करना है। तो अगर कोई ओवर टाइम करेगा तो उसे 1.5 घंटा जितना भी ओवर टाइम होगा डबल वेज रेट मिलेगा। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, यहाँ पर टाइम को नॉर्मल टाइम निकालने के लिए 1.5 घंटे काम करने पे जो मिलेगा ओवर टाइम पे, वही काम नॉर्मल टाइम करने के लिए 3 घंटा, वही वेजेस लेने के लिए नॉर्मली 3 घंटा काम करना पड़ता है, उसका डबल 3 आवर। ये हो गया 1 आवर, ये 1 आवर आधा का डबल, ये हो गया 3 आवर। तो यहाँ पर टोटल 8 + 1 + 3 12। अच्छा फिर ये 8 + 1 + 3 12, 8 1 9 और 1 10, और ये हो गया 8 + 1 9 और 3 12, और ये हो गया 8। तो टोटल कितना हो जाएगा 8। गुड इवनिंग प्रिया। अच्छा इसका टोटल 62 आवर्स आ रहा है, ठीक है, ये टोटल कर लिया 62। अच्छा इसका टोटल करो 1 2 3 4 5, 5 8 सा 40, 40 + 4 44, और इसका 1 1 1 1 4 4 8, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हो जाएगा 1.5 1.5 3, और ये हो गया 2 मतलब 5, ये 62 आवर्स हो गया। बस अब हमें कैलकुलेट करना है कि वेजेस पेबल क्या होगा। तो हम लोगों ने टाइम तो कैलकुलेट कर लिया, अब हम लोग वेजेस पेबल कैलकुलेट करेंगे। ये मेन है, देखो ये तो एक बार समझ में आ जाता है तो वर्कर लोगों का लगभग सेम ही दिया हुआ है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ा फिलहाल, क्योंकि सभी में एक जैसा ही दे रखा है। 10.5 10.5 इस तरह से ही दे रखा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया। अच्छा अब वेजेस पेबल निकालेंगे, वर्कर ए बी सी। तो इनको क्या क्या पेमेंट मिलता है, एक तो मिलेगा बेसिक वेजेस,
बेसिक वेजेस हम लोग पर आवर बेसिस पे निकालते हैं, बेसिक वेजेस पर आवर। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा, यहाँ दे रखा है ये देखो 200 पर डे 8 आवर्स के लिए, तो 200 डिवाइडेड बाई 8 25 रुपया। अच्छा, बी का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 8 12.5। सी का हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 8 300 डिवाइडेड बाई 8, ये हो रहा है 37.50। ये हो गया वेजेस रेट पर आवर। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला था कि कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर, एक एक वर्कर को टोटल कितना वेजेस देना पड़ेगा, तो हम लोग पर रेट निकाल लेते फिर इनटू टोटल आवर्स कर देंगे, और इसके साथ साथ इन लोग को डीए भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस। तो निकालते हैं यहाँ पर डियरनेस अलाउंस। बता सकते हो डीएनएस अलाउंस कितना होगा? इनको डीएनएस अलाउंस कैसा दिया जाएगा? बोल रहे हैं सभी वर्कर को, चाहे वो 968 हाँ बोलो 5 968 सबको तो बराबर ही दिया जा रहा है ना। नहीं 968 सबको नहीं दिया जा रहा है, 968 पूरे मंथ का है। देखो एक एक जन को 968 नहीं, यहाँ पर बोला है ये देखो कहाँ गया, रिलेटिंग टू ईच मंथ विच वर्क्स आउट एट द रेट ऑफ 968 फॉर द रेलिवेंट मंथ। मतलब एक महीने में 968 टोटल इस ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा है, डीएनएस अलाउंस का सारे वर्कर को देने का खर्चा हुआ है 968 फॉर 1 मंथ। ये देखो फॉर द रेलिवेंट मंथ, किसी भी एक मंथ में 968 डीएनएस अलाउंस होता है। और अगर हमें आवरली बेसिस पे निकालना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक मंथ में कितने आवर्स काम हुए हैं, क्योंकि देखो ये तो आवर्सली निकाला है ना हम लोगों ने, वेजेस रेट पर आवर, क्योंकि 200 रुपए मिलते हैं 8 घंटे काम करने के लिए, तो 200 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 25 रुपीज एक आवर का मिलेगा, पर आवर का मिलेगा। तो डीएनएस अलाउंस भी हम लोग निकाल लेंगे पर आवर बेसिस पे, ठीक है। तो डीएनएस अलाउंस 1 मंथ का 968 है। क्वेश्चन में एक जगह पे एक मंथ में कितना टाइम काम हुआ था वो बताया गया था, ये देखो यहाँ पर बताया था द टोटल नंबर ऑफ 176 आवर्स। हाँ 176 इन रेलिवेंट मंथ, जिस मंथ का ये बना हुआ है ना डेटा, वैसे ये पूरा मंथली नहीं, ये तो वीकली दिया हुआ है, लेकिन किसी एक रेलिवेंट मंथ का डीएनएस अलाउंस और रेलिवेंट मंथ का टाइम जो है वर्किंग टाइम वो बता रखा है। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं कि पर आवर पे डीएनएस अलाउंस फिर कितना आ रहा है? तो एक महीने में 968 पे हुआ और एक महीने में 176 आवर्स काम हुआ, तो बताओ एक घंटे के लिए कितना डीएनएस अलाउंस डिसाइडेड है? बोलो, ये तो 5.5 डिवाइड करने से ही पता चलेगा ना। 1 मंथ के लिए डीएनएस अलाउंस है 968 रुपीज, 968 फॉर कितने आवर्स काम हुए? फॉर 176 आवर्स, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है 1 आवर के लिए कितना होगा, तो यूनिटरी मेथड 176 आवर्स के लिए अगर 968 दिया जाता है तो 1 आवर के लिए कितना माना जाएगा? 968 डिवाइडेड बाई 176 करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने किया। तो 968 रुपीज डिवाइडेड बाई 176 आवर्स, तो जितना आएगा उतना ही पर आवर बेसिस पे निकल गया कि 1 आवर पे डीएनएस अलाउंस का कितना अमाउंट होता है। क्योंकि डीए जो है वो मंथली बेसिस पे मतलब कैलकुलेटेड है यहाँ पर कि एक महीने का डीएनएस अलाउंस 968 है, तो हमें आवर दे रखा था तो हम लोगों ने उसी से डिवाइड कर दिया। तो 5.5 सभी को बराबर मिलेगा, चाहे किसी का वेज रेट कम ज्यादा कुछ भी हो। जैसे इसका ज्यादा है तो ऐसा नहीं कि इसके डीए ज्यादा मिलेगा, इसका डीए कम होगा क्योंकि इसका 12.5 रुपए, इसको 25 दिया गया है तो इसका कुछ एवरेज होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि डीए का अमाउंट जो है वो सभी के लिए बराबर होगा, चाहे वो वर्कर का वेज रेट कुछ भी हो, चाहे वो लीव पीरियड में रहे, चाहे वो प्रेजेंट रहे काम में, डीए जो है वो सबको मिलता जाएगा। तो ये 5.5 करके डीएनएस अलाउंस मिल गया। तो ये दोनों अमाउंट ही मिलेगा इन्हें, और तो कुछ नहीं मिल रहा है। और हम लोग बोनस अगर ओवर टाइम क्यों नहीं यहाँ पर जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ओवर टाइम को रखा नहीं अलग से, ठीक है। हम लोगों ने ओवर टाइम को नॉर्मल टाइम में ही कन्वर्ट कर दिया, इसी वजह से हम यहाँ पर ओवर टाइम का और कैलकुलेशन अलग से नहीं दिखा रहे। इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन हमारा शॉर्टकट हो गया। अगर हम लोग ओवर टाइम का अलग से दिखाते ना तो फिर यहाँ पर ओवर टाइम जोड़ना पड़ता हर एक वर्कर के लिए अलग से। तो हम लोग यहाँ पर ओवर टाइम नहीं लिख रहे क्योंकि ओवर टाइम रखा नहीं हम लोगों ने, उसको इक्विवेलेंट टू नॉर्मल टाइम कर दिया। तो यहाँ पर वेज रेट हो रहा है 30.5, ये हो गया वेज रेट पर आवर। ये हो गया 12.5 एंड 5.5, तो ये 18 रुपीज हो जाएगा। और ये हो गया
37 और 43, ठीक है, ये 43 हो गया। तो अभी इन्होंने इनका वेज रेट ऐसे आ गया इंक्लूडिंग डीएनएस अलाउंस। अब इनका टोटल वेजेस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये पता करना पड़ेगा कि इन्होंने कितना टाइम काम किया है, क्योंकि 1 घंटा काम करने पे ए को बेसिक वेजेस एंड डीएनएस अलाउंस मिलके 30.5 रुपीज मिलता है 1 घंटे काम करने का। तो वैसे ए ने टोटल काम किया है 54 आवर्स, बी ने 48 आवर्स, ये देखो सी ने 62 आवर्स, क्योंकि हम लोगों ने पूरा का पूरा नॉर्मल आवर में इसे ट्रांसफर कर लिया। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल नॉर्मल आवर्स, ठीक है, टोटल नॉर्मल आवर्स 54, इसका 48 और इसका 62, ये हो गया टोटल नॉर्मल आवर्स। तो अब टोटल वेजेस कैलकुलेट करेंगे, ये आवर्स में है, तो टोटल वेजेस कैसे निकालेंगे बताओ। 1 घंटे काम करने से अगर 30.5 रुपीज मिलता है तो 54 आवर्स काम करने से कितना मिलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो। 54 into 30 हाँ इंटू कर लो, इंटू करने से जितना आएगा उतना ही, 30.5 इंटू 54, 1647, 48 इंटू 18, 864 और 43 इंटू 62, 2666, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम लोग चाहते हो कि ओवर टाइम के साथ तुम लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। उस केस में देखो हम एक दिखा देते हैं, हमारा सेम यही वाला आंसर ही आएगा, ठीक है। जैसे देखो बेसिक वेजेस तो 25 रुपए पर आवर करके है, तो 40 और 44 के लिए तो उतना ही मिलेगा। ए का कैलकुलेशन देखो, ए क्या है, ए जो वर्कर है इसने नॉर्मल 40 आवर्स काम किए हैं और एक्स्ट्रा 4 आवर्स काम किए, लेकिन जो डबल रेट चलता है वो तो ओवर टाइम के लिए चलता है। तो 44 आवर्स के लिए कितना मिलेगा, 44 आवर्स के लिए 25 रुपए करके मिलेंगे। तो ये देखो 44 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, नहीं 100 नहीं और ज्यादा होना चाहिए, 44 इंटू 25 मैंने 1100, हाँ 1100, ये देखो 1100। और ये जो यहाँ पर इन्होंने ओवर टाइम किया 5 आवर्स, इसका मिलेगा 50 रुपए करके, तो 5 इंटू 50, 250, तो ऐड करो कितना होता है, ये होता है 1350, है ना, 1350। और हाँ, और डीएनएस अलाउंस जो मिलेगा वो 5.5 पर आवर करके मिलेगा, वो टोटल आवर पे होना चाहिए। देखते हैं कितना होगा फिर, ये 54 पे होना चाहिए शायद, देखते हैं। हाँ, तो डीएनएस अलाउंस कैसे मिलेगा, डीएनएस अलाउंस जितना टाइम काम होगा उस पे पूरा 54 पे मिलेगा। कितना होगा 54 पे 5.5 करके 297 297, क्या सेम आ रहा है ऐड करने पे, यस मैम आ रहा है ना, ये देखो, हाँ आना तो चाहिए 1647। तो देखो अगर ऐसे करके करना चाहते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने सीखा था कि ओवर टाइम में डबल मिलता है, जैसे क्वेश्चन में भी बोल रखा है, तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा होगा। तब फिर हमें ये जो कॉलम बनाया है ना, इसका और इसका कोई जरूरत नहीं होगा, ये इसका भी कोई जरूरत नहीं होगा, ये 54 तो हम लोग ऐसे भी ऐड करके देख सकते हैं कितना होता है। तो ये जो कॉलम है इसका जरूरत नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन फिर हमें ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग ऐसा नहीं करके ऐसा करते हैं तो भी होगा। तो तुम लोग इस चीज को भी लिख सकते हो, अगर किसी को इक्विवेलेंट करने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा मतलब टफ लग रहा है तो छोड़ दो, ऐसे करके भी कर सकते हो। इसमें भी आंसर आ जाएगा कि नॉर्मल वर्किंग आवर्स को नॉर्मल जो वेज रेट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओवर टाइम को डबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 50 किया था, वैसे बी के केस में 12.5 का डबल कर लो, सी के केस में 37.50 का डबल कर लो। और ये जो डीएनएस अलाउंस है ये तो सारे केसेस में 5.5 है, लेकिन हाँ आवर तो चेंज होगा। जैसे ए का हो जाएगा 54, इसका 48 इंटू 5.5 और इस केस में 62 इंटू 5.5। तो तुम लोग इस चीज को भी नोट डाउन कर सकते हो और बाद में इसको अपने हिसाब से एक बार चेक करके देख सकते हो कि सारे आंसर्स में ऐसा आ रहा है कि नहीं। वैसे ए का तो मैंने करके दिखा दिया, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो फिर इसका जरूरत नहीं है। जैसे समझ में आए अच्छे तरीके से वही वाला करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन वो भी चलेगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो होमवर्क था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तो मैंने लास्ट दिन करवा दिया था। अब देखो, अब हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ जो वेज रेट होता है वो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या सिस्टम में हम लोग पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले सिस्टम ऑफ पेमेंट,
सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव्स बेसिस। ठीक है, किस तरह से हम लोग वेजेस को पेमेंट कर सकते हैं, क्या क्या सिस्टम है। अच्छा सॉरी, इंसेंटिव्स, ठीक है, इतना ही होगा, बेसिस नहीं होगा। मतलब क्या क्या सिस्टम है कॉस्टिंग में वेजेस को पेमेंट करने का। तो वेजेस पेमेंट करने का और इंसेंटिव पेमेंट करने का। इंसेंटिव का मतलब क्या है, मोटिवेशन रखने के लिए वर्कर लोगों में हम लोग नॉर्मल वेजेस से अगर कुछ ज्यादा पेमेंट करते हैं, मोर देन नॉर्मल वेजेस, ठीक है, नॉर्मल वेजेस से अगर ज्यादा कुछ पे करते हैं तो उसे ही इंसेंटिव बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखो कितने सारे मेथड सिस्टम होते हैं। एक होता है टाइम बेस्ड, ठीक है, टाइम के बेसिस पे अगर हम लोग लेबर लोगों को यानी वर्कर लोगों को पेमेंट कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं टाइम बेस्ड वेजेस पेमेंट। दूसरा होता है आउटपुट बेस्ड, अलग अलग बेसिस है, टाइम बेस्ड है, आउटपुट बेस्ड है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड आउटपुट, ये भी है टाइम एंड आउटपुट। टाइम और आउटपुट दोनों चीज का कॉम्बिनेशन करके भी वेजेस को पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रीमियम बोनस मेथड। फिफ्थ है ग्रुप बोनस। सिक्स्थ नंबर पे है इंसेंटिव फॉर इनडायरेक्ट वर्कर। ओवरऑल ये मेन 6 मेथड होता है। ठीक है, अच्छा इसमें से हम लोग पहला पढ़ेंगे टाइम बेस्ड। तो पहले देखो टाइम बेस्ड मेथड कैसे होता है। टाइम बेस्ड सिस्टम जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, और दूसरा होता है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, तो देखो टाइम बेस्ड सिस्टम, ये नाम से हमें पता चल रहा है कि कुछ टाइम से रिलेटेड बात है, मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करके हम लोग वेजेस पेमेंट करेंगे। ठीक है, एक है स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। स्ट्रेट मतलब सीधा सीधा टाइम पे जाएंगे, मतलब अगर कोई 8 घंटा काम कर रहा है, अगर हम लोगों ने बोला कि 1 घंटे काम करने पे 100 रुपए मिलेगा तो 8 घंटे काम करने पे 800 रुपए मिलेगा। इसे बोलते हैं स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम, मतलब कितना टाइम आपने स्पेंड किया, कितना टाइम काम हुआ है। ठीक है, अब वो टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ आवर बेसिस पे भी हो सकता है, डे बेसिस पे भी हो सकता है कि एक दिन का 500 रुपए मिलेगा, तो कोई अगर 5 दिन काम किया है तो 2500 मिलेगा। ठीक है, वीकली भी हो सकता है कि 1 वीक का 1000 मिलेगा, तो कोई अगर 2 वीक काम किया है तो 2000। टाइम कुछ भी हो सकता है, टाइम आवर हो सकता है, टाइम वीक हो सकता है, टाइम ईयरली बेसिस, वैसे ईयरली होगा नहीं, वीकली होगा, मंथली होगा, ईयरली बेसिस पे पेमेंट नॉर्मल नहीं होता है। तो टाइम जो है वो आवरली बेसिस पे हो सकता है, डे हो सकता है, टाइम का मतलब वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है। उस हिसाब से कितना टाइम किसी ने काम किया है उसी हिसाब से जब पेमेंट होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। तो यहाँ पर ये देखो, इसके नीचे तुम लोग लिखो, हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम में क्या होता है। हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि टाइम स्पेंट कितना है, टाइम स्पेंट या फिर टाइम वर्कड, कितना टाइम काम हुआ है। ठीक है, और इनटू करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रेट पर आवर या फिर पर डे, या फिर जैसे कि मैंने बोला वीक हो सकता है या फिर मंथ हो सकता है।
ठीक है। तो टाइम स्पेंट पहले ढूंढेंगे और रेट हम लोगों ने जो डिसाइड किया, अगर किसी को आवरली बेसिस पे काम पे रखा है तो उसका रेट होता है रेट पर आवर, किसी को पर डे बेसिस पे काम पे रखा है तो रेट पर डे, किसी को पर वीक बेसिस पे काम पे रखा है तो रेट पर वीक, किसी को पर मंथ बेसिस पे काम पे रखा है तो रेट पर मंथ। ठीक है। अब उसने एक महीने में कितना टाइम काम किया, या फिर एक वीक में कितना टाइम काम किया, या फिर एक दिन में कितना टाइम काम किया, या फिर एक घंटे में कितना टाइम काम किया, मतलब एक दिन में कितना घंटा काम किया। ठीक है। उस हिसाब से हम लोग उसका जो वेज रेट है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज अगर मान लो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि रेट एट द रेट ऑफ 80 रुपीज पर आवर है। ठीक है। एक घंटे काम करने पे 80 रुपए मिलेंगे। ठीक है। अगर कोई काम कर रहा है, वर्कर ने काम किया, वर्कर वर्कड फॉर 10 आवर्स। ठीक है। 10 आवर्स, तो हम लोग उसे कितना पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कितना करना पड़ेगा बताओ। अगर रेट हम लोगों ने लिया है 80 पर आवर और जो वर्कर है उसने 10 घंटे काम किए 800। हैं, 800, 80 into 10, 800 पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कितना टाइम काम कर रहा है, उस हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो इसमें लिखो used in case the work of the worker is not directly related to production। नॉर्मली ये जो सिस्टम है ना, टाइम बेस्ड सिस्टम, पूरा का पूरा ही सिर्फ इस पे बोल के नहीं, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बोल के नहीं, ये जो टाइम बेस्ड सिस्टम है ना, टाइम बेस्ड सिस्टम में पेमेंट तब किया जाता है उन वर्करों को जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर ले, जैसे कि सुपरवाइजर। ठीक है। सुपरवाइजर जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड वर्कर नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो सुपरवाइजर को हम लोग जब पेमेंट करते हैं तो टाइम बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। इनका जो प्रोसेस होता है पेमेंट करने का, हम लोग टाइम बेसिस पे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये टाइम बेसिस सिस्टम नॉर्मली यूज किया जाता है इनडायरेक्ट लेबर के लिए। ठीक है। यहाँ पर लिख लो, ये नॉर्मली इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए ये टाइम बेस्ड सिस्टम जो है कैलकुलेट किया जाता है। क्यों, जैसे देखो अगर हम लोग सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने दिया, क्या इसका जो हम लोगों ने बोला कि सुपरवाइजर 1 घंटा सुपरवाइज करेगा तो 80 रुपीज मिलेगा, 10 घंटा करेगा तो 800 रुपए, ये तो मिल गया, ये तो समझ में आ रहा है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है। लेकिन इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो ये तो हम लोगों ने बेसिक में भी पढ़ा था, लेबर कॉस्टिंग में भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसका पढ़ा कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट का मतलब होता है वो लेबर कॉस्ट जिसका कॉस्ट हम लोग पर यूनिट फिनिश गुड्स में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सुपरवाइजर को जब हम लोग पेमेंट करेंगे 800 रुपए, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये उस एक फिनिश गुड्स पे इसका कॉस्टिंग कैसे करें, वो हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है। तो इसीलिए ये जो टाइम स्पेंड बेसिस है ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए किया गया है। ठीक है। तो स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है और नॉर्मली इनडायरेक्ट वर्कर के लिए ये कैलकुलेट होता है। अच्छा, और इधर देखो, इधर जो है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, देखो डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम में कैसे पेमेंट किया जाता है, पेमेंट टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। क्योंकि देखो बोल नाम क्या है, डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम, मतलब टाइम बेसिस पे किया जाएगा लेकिन एफिशिएंसी के हिसाब से वो उसमें डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो सकता है कि एक एफिशिएंसी लेवल से कम या ज्यादा होने पे जो नॉर्मल वेज रेट है उससे कम या ज्यादा हमें मिल सकता है, इसीलिए इसका नाम है डिफरेंशियल टाइम रेट सिस्टम। ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट जो है वो किया जाएगा एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। ठीक है। वर्कर के एफिशिएंसी के हिसाब से हम लोग पे करेंगे, लेकिन
टाइम बेसिस सिस्टम में ये कुछ मतलब उतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता है इसका। क्यों प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होता है? टाइम बेसिस पे हम लोग मान लो किसी सुपरवाइजर जो कि एक इनडायरेक्ट लेबर है, उसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, वो 10 घंटा काम किया तो 10 घंटे में कितना एफिशिएंसी किया या फिर कितना एफिशिएंटली नहीं किया, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। ठीक है, ये सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्टिव मैटर है, इसको हम लोग इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं कि उसने 10 घंटे में कम एफिशिएंटली काम किया या ज्यादा एफिशिएंटली काम किया, क्योंकि हमारे पास कोई एग्जैक्ट टूल्स या पैरामीटर्स नहीं होता है किसी के एफिशिएंसी को इस तरह से जज करने के लिए। ठीक है, अगर कोई मशीन से प्रोडक्शन वगैरह होता है तो ठीक है, हम लोग यूनिट बेसिस पे अगर पे करते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग जज कर सकते हैं कि एफिशिएंसी कम है कि ज्यादा है। लेकिन अगर हम लोग टाइम बेसिस पे करते हैं तो उसमें हमारे लिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता है, तो ये उतना ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। तो इसमें लिखो नॉट वेरी मच practical used as there is no tools to measure anyone efficiency or judge it is purely based on our judgment, but we can estimate the efficiency of a worker who worked in a machine by his प्रोडक्शन। मतलब डायरेक्ट लेबर के केस में हम लोग प्रोडक्शन यूनिट से एफिशिएंसी जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर जैसे कि सुपरवाइजर, इनके केस में सुपरवाइजर का एफिशिएंसी कैलकुलेट करना उतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग ये जो डिफरेंशियल टाइम रेट बेसिस है ये उतना प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। ठीक है, और वैसे भी ये फिर कौन से कॉस्ट के लिए ज्यादा सूटेबल है? इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए ये ज्यादा सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं आउटपुट बेस्ड। देखो आउटपुट बेस्ड में क्या क्या होता है। आउटपुट बेस्ड सिस्टम या फिर इसका और एक नाम भी है पीस रेट सिस्टम। मतलब कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ, पीस कितने पीसेस प्रोडक्शन हुए उसके ऊपर जब हम लोग पेमेंट करते हैं। आउटपुट मतलब वही नंबर ऑफ यूनिट, आउटपुट या पीस इसका मतलब ही होता है नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें भी दो तरह से होता है, स्ट्रेट पीस रेट, सेम नाम है बस वहां पर था टाइम, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। तो स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में देखो क्या होता है, जितना यूनिट प्रोडक्शन होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो पेमेंट हम लोग ऐसे बोलेंगे कि जितना यूनिट जितने पीसेस प्रोड्यूस होगा, अगर एक यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो 5 रुपए मिलेगा, तो 10 यूनिट पे 50 रुपीज मिलेगा। तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे डिपेंड करेगा, इनटू हो जाएगा रेट पर यूनिट। ठीक है, तो जैसे देखो अगर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि जैसे फर्नीचर के केस में फॉर 1 पीस चेयर, अगर कोई एक पीस चेयर बना के देता है तो उसे मिलेंगे 300 रुपीज। तो
2 पीस चेयर के लिए सिंपल है, रेट 300 पर पीस के हिसाब से अगर है तो 300 इंटू 2 यानी 600 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये एक यूनिट फिनिश गुड्स जब बन जाएगा तो हम लोग इजीली बोल सकते हैं कि एक यूनिट फिनिश गुड्स में कितना वेजेस लगा है, कितना लेबर कॉस्ट लगा है, 300 रुपीज, क्योंकि हम लोग ये इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये पीस रेट का ये जो वेजेस पेमेंट का सिस्टम है ये सूटेबल होगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए। डायरेक्ट लेबर जो है यानी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड लेबर है उनको आउटपुट बेसिस पे पेमेंट किया जाता है, वही ज्यादा सूटेबल होता है। अब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम देखो, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम मतलब यहाँ पर भी वही एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, वर्कर के एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे मेजर करेंगे, यहाँ पर तो कोई टूल्स एंड टेक्निक था ही नहीं जिससे हम लोग मेजरमेंट कर सके, कैसे मेजर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक टूल्स है जरूर, क्या, नंबर ऑफ आउटपुट। नंबर ऑफ आउटपुट से हम लोग चेक कर सकते हैं कि इन्होंने जो काम किया है वो एफिशिएंटली किया है कि नहीं किया है। जैसे ये देखो, नंबर ऑफ आउटपुट, पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट, और एक्चुअल आउटपुट चेक करेंगे। स्टैंडर्ड आउटपुट कौन डिसाइड करेगा, अब कोई भी स्टैंडर्ड आउटपुट कौन डिसाइड करता है, कोई टॉप मैनेजमेंट। जैसे तुम लोग का एग्जाम नॉर्मली 3 आवर्स का होता है तो ये एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड, तो किसी ना किसी ने तो डिसाइड किया होगा कि 100 नंबर का 100 मार्क्स का पेपर लिखने के लिए 3 आवर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट तो ये मतलब एक स्टैंडर्ड जो कोई ना कोई डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो हम लोग लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं इस केस में ये स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो डिसाइड कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट कर सकता है, या फिर कोई हेड ऑफ द वर्कर या फिर सुपरवाइजर, ये लोग कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड कौन कर सकता है, ये डिसाइड कर सकता है टॉप मैनेजमेंट, ये डिसाइड कर सकते हैं, या फिर कोई हेड ऑफ वर्कर वो भी चाहे तो डिसाइड कर सकता है, या फिर सुपरवाइजर, ये लोग जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ एक्चुअल आउटपुट का हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट ऐसा मानते हैं कि एक दिन में इन वन डे 50 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है, 50 यूनिट प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली में हम लोगों ने देखा कि जो प्रोडक्शन हुआ है वो 50 यूनिट ही हुआ है, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो 50 यूनिट ही हुआ है। तो हम लोगों का स्टैंडर्ड आउटपुट था 50 और एक्चुअली भी 50 यूनिट हुआ है। तो वर्कर कितना एफिशिएंट है, वर्कर 100% एफिशिएंट है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि 50 यूनिट के जगह प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअली 45 यूनिट, तो फिर वर्कर क्या है, एफिशिएंट है कि कम एफिशिएंट है। अगर 50 यूनिट के जगह 45 यूनिट, एक दिन में 50 यूनिट के जगह अगर एक दिन में 45 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वर्कर क्या है, कम एफिशिएंट है। तो लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 100% हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसा देखें कि वर्कर ने जो प्रोडक्शन किया है वो 60 यूनिट है, ठीक है, अगर 60 यूनिट प्रोडक्शन किया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्कर क्या है, मोर एफिशिएंट है। अगर 60 यूनिट किया है, 50 कंपेयर करेंगे, 50 था 50 है तो 100%, 50 के जगह 45 किया, कम किया यानी लेस देन 100, और अगर 50 के जगह उसने 60 कर दिया है तो इसको हम लोग बोलेंगे मोर एफिशिएंट, यानी मोर देन 100% एफिशिएंट बोलेंगे, ठीक है, ये होता है मोर देन 100%। इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी को चेक कर पाएंगे आउटपुट बेसिस पे। बट टाइम बेसिस पे इनडायरेक्ट लेबर का एफिशिएंसी जैसे कि सुपरवाइजर ये चेक करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आराम से हम लोग इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कोई एफिशिएंट है कि इनएफिशिएंट है, डिपेंड ऑन द आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ एक्चुअल आउटपुट को कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब ये इसका मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ये इजीली हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉस्ट को हम लोग 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स में आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
अब ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो है इसका दो मेथड है, ठीक है। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का दो मेथड है। दो पर्संस ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के ऊपर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लिख लेते हैं एक मिनट, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। एक है टेलर्स, ठीक है। इन्होंने अपना बताया है कि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कैसे पेमेंट करना चाहिए। तो टेलर्स ने इस पे एनालिसिस किया है, दो पर्सन है टेलर्स और मेरिक, दोनों ने एनालिसिस किया है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पे, ठीक है। तो टेलर्स ने बोला है, टेलर्स इसका नाम है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और इसका नाम है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बताया है, देखो इन्होंने बोला कि क्योंकि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है तो कंसेप्ट तो वही रहेगा कि एफिशिएंसी हम लोग स्टैंडर्ड और एक्चुअल को चेक करके ही देखेंगे। और क्योंकि डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है तो ये लिख देते हैं, इसका बेसिस है एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करके पेमेंट होगा। तो टेलर ने क्या डिक्लेरेशन दिया, टेलर ने बोला कि अगर किसी का एफिशिएंसी लेवल लेस देन 100% है तो उसे कितना वेजेस मिलेगा, 83% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। और अगर किसी ने मोर ग्रेटर देन इक्वल टू 100% किया तो उसे मिलेगा 125% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। अगर किसी का एफिशिएंसी लेवल 100% से कम होगा तो 83% ऑफ नॉर्मल वेज रेट, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होगा तो 125% ऑफ नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो रेट है ना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो एक मिनट, और एक भी हम बता देते हैं, और एक रेट भी होता है, फिर बता देते हैं कौन सा अप्लाई करना है तुम लोगों को। रुको, और एक रेट भी दे रखा है। अच्छा, 80% और 120%, ठीक है। इसके जगह पे किसी किसी जगह पे दिया हुआ है 120% ऑफ 120 लेस देन 100% होने से दिया हुआ है 80% ऑफ द नॉर्मल पीस रेट, 80% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 100% है तो 120% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। अच्छा, ये सीएमए लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ये सीएमए लोगों के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि ये उनके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सीएमए वाले लोगों को अप्लाई करना है, ये उन लोगों के बुक में दिया हुआ है, और ये सीए वालों के लिए अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों ही लिख दिया, अब तुम लोग अपने हिसाब से अपना अप्लाई कर सकते हो। तो अलग रेट दिया हुआ इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने अपने हिसाब से जो है कर सकता है, इसीलिए तो अपने अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से तुम लोग को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर देखो नेक्स्ट जो मेरिक का है उनका कैसा है, उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर भी उन्होंने भी एफिशिएंसी, जैसे यहाँ पर भी था एफिशिएंसी, और एक हो जाएगा रेट, ठीक है। तो अगर किसी ने काम किया है अप टू
83% तक, अप टू 83% तक एफिशिएंसी है तो नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर लेस देन 83% और लेस देन 83%, सॉरी ग्रेटर देन 83% से लेके 100%, मतलब 83 से लेके 100% तक अगर होगा तो 10% एवव नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, 10% एवव नॉर्मल वेज रेट। और अगर ग्रेटर देन 100% है तो 20% और 30% एवव नॉर्मल वेज रेट, ठीक है, ये बोलेंगे नॉर्मल वेज रेट से इतना ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 10% एवव मतलब 110%, ठीक है, और 20% और 30% मतलब कितना हो जाएगा 120%, ठीक है। इस तरह से भी किसी किसी जगह पे लिखा हुआ हो सकता है मेरिक वाला, ठीक है, कि 10% की जगह लिखा हुआ है 110%, तो 10% एवव नॉर्मल वेज रेट का मतलब ही हो गया 110 ओवरऑल, ठीक है, 110 ओवरऑल हो जाएगा। इक्वेशन करने से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे इन दोनों में अगर डिफरेंस देखो तो टेलर से मेरिक ज्यादा बेटर है, क्यों? क्योंकि टेलर ने देखो मोटिवेशन ज्यादा रखा है वर्कर लोगों पे। इन्होंने कहा है कि 83% तक करने पे ही नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, लेकिन इन्होंने क्या बोला, अगर 100% से कम होता है तो नॉर्मल वेज रेट से कम मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, वर्कर को मोटिवेटेड रखा, 3 स्लैब बनाए। इन्होंने बोला कि अगर 83% भी करते हो तभी भी तुम्हें नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा, कम से कम 83 तो करो तब तुम्हें जो नॉर्मली वेज रेट मिलता है वही मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने थोड़ा डीमोटिवेट कर दिया कि अगर 100% से कम होगा तो नॉर्मल वेज रेट से कम मिलेगा, लेकिन इन्होंने 83% तक नॉर्मल वेज रेट रखा। फिर 100% अगर कोई कर रहा है तो इन्होंने नॉर्मल वेज रेट से भी ज्यादा देने का बात किया है यहाँ पर, जबकि इन्होंने उस तरह से नहीं किया है। तो ये क्या हो रहा है, टेलर वाला जो है उससे मेरिक वाला जो है वो ज्यादा मोटिवेट रखेगा वर्कर लोगों को। तो मेरिक का जो सिस्टम है वो ज्यादा लॉजिकल है, ठीक है। क्यों लॉजिकल है, देखो वर्कर यहाँ पर, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है। क्या डिसएडवांटेज है, वर्कर को पता है कि मुझे नॉर्मल वेज रेट मिल जाएगा अगर हम 83% करेंगे। अगर किसी का टारगेट नॉर्मल वेज रेट तक पहुंचना है तो वो 83% ही करेगा, 100% काम करना नहीं चाहेगा, ठीक है। वो बोलेगा कि अगर हम अप टू 83 बोला है ना, तो वो अगर 70% भी करता है तो उसे नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। तो फिर क्या होगा, ये देखो, अगर उसने 100% कर दिया तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। कंसेप्ट ये हो रहा है कि अगर ये 1% करेगा या 2% या 3% काम करेगा तब भी उसे नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, और वहां से लेके 83% तक उसे नॉर्मल वेज रेट मिलेगा। तो इससे क्या होता है, वर्कर अगर चाहे तो ये एक मतलब क्या बोले अनएथिकल काम कर सकता है कि हाँ हम 80% भी अगर काम करेंगे तो मुझे तो नॉर्मल वेज रेट मिलने वाला है, तो हम 80% ही काम करते हैं, हम 83% क्यों करें। जो इस टेलर वाले केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर 100% से कम हो जाएगा तो 83% ही मिलेगा, ठीक है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस केस में एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर कोई वर्कर चाहे तो वो 80% काम किया या फिर मान लो 70% काम किया, फिर भी उसे नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन मोटिवेशन ये भी देख सकते हैं कि एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही है, मोटिवेशन भी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये हो सकता है कि ये थोड़ा खराब साबित हो जाए, क्योंकि वर्कर लोग हो सकता है अगर काम ठीक से ना करें वो लोग, तो फिर भी उन्हें नॉर्मल वेज रेट ही देना पड़ेगा अप टू 83% तक के लिए। अच्छा, अब देखो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले देखो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले इलास्ट्रेशन 1, ये देखो यहाँ पर ये वाले पीडीएफ से इलास्ट्रेशन 1 क्या बोला है, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर एक्स एंड वर्कर वाई एंड ऑल्सो कमेंट ऑन द लेबर कॉस्ट, ठीक है। वर्कर एक्स और वर्कर वाई का जो अर्निंग है वो हमें कैलकुलेट करने बोला है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड 20 यूनिट्स पर आवर। टाइम क्या दिया गया है, एक घंटे में कितना यूनिट बनाना है, 20 यूनिट, ठीक है। नॉर्मल टाइम रेट 30 पर आवर, तो नॉर्मल टाइम रेट 30 पर आवर मतलब एक घंटे में, सॉरी 30 पर आवर नहीं, ₹30 पर आवर, तो एक घंटे काम करने से 30 रुपए मिलेंगे, 30 रुपीज मिलेगा एक घंटा काम करने से। फिर बोल रहा है
डिफरेंशियल पीस रेट टू बी अप्लाइड, यहाँ पर डिफरेंशियल पीस रेट अप्लाई किया जाएगा। बट देखो यहाँ पर ये नहीं बोला है टेलर्स यूज करो कि मेरिक यूज करो, ठीक है, इन्होंने अपना बता दिया है कैलकुलेशन, मतलब अपना एक रेट बता दिया है। देखो 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, ठीक है, और यहाँ पर बताया है 120% ऑफ, ये देखो 120% ऑफ पीस रेट एट और अबव स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वैसे ये दो लेवल दे रखा है, तो उसके हिसाब से अगर तुम लोग देखो तो ये टेलर्स का ही दे रखा है, ठीक है, टेलर्स का ही दे रखा है 80% और 120% बेसिस पे। वैसे यहाँ पर बोला नहीं है टेलर या मेरिक, हमें जरूरी नहीं है, अगर बोला नहीं है क्वेश्चन में तो हमें उतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं कि टेलर्स का है कि मेरिक का है। हम लोग अपना स्लैब यूज करके जस्ट क्वेश्चन करके देखेंगे कि कैसे डिफरेंशियल पीस रेट का क्वेश्चन होता है। तो या यहाँ पर वर्कर लोगों ने दो वर्कर बोल रखा है एक्स और वाई। लास्ट लाइन एक बार पढ़ लेते हैं। बोला है कि एक्स ने प्रोड्यूस किया है 140 यूनिट और वाई ने प्रोड्यूस किया है 165 यूनिट इन ए पर्टिकुलर डे ऑफ 8 आवर्स। 8 घंटा काम किया है और एक्स ने 140 यूनिट और वाई ने 165 यूनिट प्रोड्यूस किया है। तो ये बताओ कि एक्चुअली इनको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए था। अगर कोई 8 आवर्स काम कर रहा है, हम यहाँ पर एक्स और वाई लिख रहे हैं, ठीक है, अगर कोई 8 आवर्स काम कर रहा है तो उसको कितना यूनिट प्रोडक्शन करना चाहिए इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बता सकते हो। अगर कोई 8 आवर्स काम किया, इसने भी 8 आवर्स काम किया है, आवर्स वर्कड, बोलो। आवर्स वर्कड, इन्होंने काम किया है 8 और 8 आवर्स, ठीक है। तो कितना आउटपुट होना चाहिए, स्टैंडर्ड आउटपुट बताओ, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशियल पीस रेट है, पीस रेट का मतलब ही होता है आउटपुट के ऊपर प्रोडक्शन पेमेंट करेंगे। तो ये बताओ कि स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए 8 घंटे काम करने पे, क्योंकि 160 क्योंकि 1 आवर काम करने पे 20 यूनिट प्रोडक्शन होता है, तो 8 आवर्स काम करने पे कितना होगा 80 इंटू 20 तो कितना होना चाहिए था इन लोगों का, एटलीस्ट 160 करके प्रोडक्शन करना चाहिए था। बट इन्होंने किया कितना है, देखो एक्स और वाई ने अलग अलग किया है। एक्स ने 140, वाई ने 165, ये देखो 140 और 165 यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअल। तो बताओ किसने बिलो स्टैंडर्ड काम किया, किसने अबव स्टैंडर्ड किया, या फिर एट पर किया, मतलब जितना करना था उतना ही किया, इससे कम या ज्यादा कैसे किया है। वाई ने ज्यादा किया और एक्स ने एक्चुअल मतलब जितना करना था उतना ही किया। एक्स ने जितना करना था उतना नहीं किया, तो उससे कम किया 160 140 ना। 140 किया है, ओ मैंने 160 140 कम किया मैम, बिलो कम स्टैंडर्ड किया है, ठीक है, कम किया है। तो बोल रहा है कि 80% ऑफ पीस रेट व्हेन बिलो स्टैंडर्ड, ये क्या है, इसका काम बिलो स्टैंडर्ड है और इसका काम क्या है अबव स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो 80% ऑफ पीस रेट क्या है 30 पर आवर, 1 घंटे काम करने पे 30 रुपीज मिलता है, तो ये तो पीस रेट नहीं है, ये तो आवरली रेट है, इसका पीस रेट बनाओ। कैसे बना सकते हैं, 1 घंटा काम करने पे 30 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, और 1 आवर काम करने पे 20 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है। तो क्या हम लोग इसे कंबाइन करके बोल सकते हैं कि 20 यूनिट प्रोडक्शन करने पे 30 रुपीज मिलता है, क्या ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि 20 यूनिट प्रोडक्शन करने पे 30 रुपीज मिल रहा है। ये वाला चीज समझना जरूरी है ना। देखो सबको समझ में आ रहा है ये वाला बात कि 1 घंटे काम करने पे 30 रुपीज है ना, और 1 घंटे काम करने पे 20 यूनिट। तो बताओ रेट क्या होगा फिर, रेट बताओ फिर क्या होगा 1.5 डिवाइड करने से 1.5। हाँ ये देखो, तो फिर 20 यूनिट के लिए देना पड़ता है 30 रुपीज, तो 1 यूनिट के लिए 30/20 तो 1.5। तो ये तो नॉर्मल पीस रेट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बिलो स्टैंडर्ड काम करेगा तो उसे 1 यूनिट पे 1.5 भी नहीं मिलेगा, उसका 80% ही मिलेगा। तो कितना मिलेगा 1.5 इज 100% ना, मतलब ओवरऑल जो, मतलब अगर कोई 1.2 हाँ 1.5 का 80% मिलेगा, 20% कम मिलेगा ना 1.5 का, तो 1.5 का 80% 1.2 मिलेगा। तो x को कितना पेमेंट मिलेगा 1.2 करके मिलेगा, कितना यूनिट प्रोडक्शन किया 140, तो 140 इंटू 1.2 देखो कितना होता है 168। 168 हाँ ऐसे करके y का भी निकालना पड़ेगा,
y ने एबव जो है काम किया है, ठीक है, इसने एबव स्टैंडर्ड काम किया। एबव स्टैंडर्ड काम करने से 120% मिलेगा नॉर्मल वेज रेट का। मतलब 120 का मतलब क्या होता है, 100 + 20, मतलब जो मिलना है वो तो मिलेगा ही और 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 120% डायरेक्टली लगा दो। 1.5 पे अगर 120% 180 अप्लाई, हाँ, तो 1.8 करके मिलेगा, ठीक है। तो 1.8 पर यूनिट मिलेगा। इसने प्रोडक्शन किया 165 यूनिट, तो 165 इंटू 1.8 तो पता चल जाएगा कितना होगा, 297 हाँ 297, ठीक है। तो ये हो गया, इतना इतना मिलेगा। तो ये नॉर्मली देखो ये टेलर्स बेसिस पे ही हुआ है। तो लेबर कॉस्ट जो है वो 1.20 करके आया एक केस में, ठीक है, और एक केस में आया हमारा 1.8 करके। बस इतना ही बोला था यहाँ पर कि कितना कितना होगा वो कैलकुलेट करने के लिए। तो 168 और 297 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ वर्कर ए एंड बी अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम एंड टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। टेलर्स और जो स्ट्रेट पीस रेट होता है, स्ट्रेट पीस रेट पे तो नॉर्मली कितना करके पेमेंट होगा उसी हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, पीस रेट सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नॉर्मल रेट पर आवर, 1 घंटे में 1.80 पेमेंट होता है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 20 सेकेंड। डिफरेंशियल टू बी अप्लाइड, ये टेलर्स का हमें रेट बता भी दिया, 80% 120% करके हमें करना है। 80% होगा अगर बिलो स्टैंडर्ड होगा, 120% होगा अगर एट और अबव स्टैंडर्ड होगा। ए प्रोड्यूस 1300 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर्स, बी प्रोड्यूस 1500 यूनिट पर डे ऑफ 8 आवर्स, ठीक है। तो ए और बी का एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। ए और बी इनका एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है, एक्चुअल आउटपुट 1300 और 1500। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था इनका, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था ये चेक करते हैं। इन्होंने 8-8 घंटे काम किए हैं, तो नॉर्मल रेट पर आवर मतलब 1 घंटा काम करने पे ₹1.80 मिलता है। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, एक यूनिट 20 सेकेंड लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। तो 1 आवर बेसिस पे दे रखा है, तो अगर 20 सेकेंड में एक यूनिट बनता है तो हम लोग अगर निकालें कि आवरली बेसिस पे निकालना चाहते हैं तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा ये बताओ। अगर 20 सेकेंड में एक यूनिट बनता है तो 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा। 1 घंटा मतलब कितना सेकेंड, पहले 60 सेकंड। नहीं, 1 घंटा मतलब तो 60 सेकेंड अरे नहीं, नहीं 3600 हाँ हाँ 3600, 3600। हाँ 3600। तो हमें 3600 सेकेंड में पता करना पड़ेगा कितना यूनिट बन सकता है। तो 20 सेकेंड में एक यूनिट, 1 सेकेंड में 1/20 इंटू 3600, तो कितना यूनिट बनेगा 180 यूनिट। 1 घंटे में 180 यूनिट बनेगा। इसका मतलब 1 आवर काम करने से मिलता है 1.80 और 1 आवर काम करने से 180 यूनिट मिल रहा है। तो यहां से हम लोग पीस रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि जब भी पीस रेट का बारी आएगा तो हमें निकालना पड़ेगा रुपीस कुछ एक पर पीस के हिसाब से या फिर पर यूनिट के हिसाब से, जो भी होगा वहां पर। जो यूनिट होगा तो यूनिट लिखेंगे, पीस होगा तो पीस लिखेंगे। तो रुपीस पर यूनिट के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आवर का तो वहां कोई काम नहीं है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 180 यूनिट बनाने पे 1.80 मिलता है। क्या ये हम लोग बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बनाने पे 1.80 सॉरी 180 यूनिट बनाने पे 1.80 मिलता है। क्या ये दोनों चीज हम लोग कंबाइन करके बोल सकते हैं कि 180 यूनिट बनाने पे ₹1.80 मिल रहा है। क्या ये ठीक है? यस मैम। है ना। तो 180 यूनिट बनाने पे अगर हमें
1.80 मिल रहा है तो 1 यूनिट बनाने पे कितना मिलेगा, वही हमारा यूनिट रेट होगा, तो निकालो कितना होगा 1.80 डिवाइडेड बाई 180। 0.01। हाँ 0.01 रुपीज 0.01 रुपीज 0.01 पर यूनिट। ऐसा क्यों कर रहा है देखो, क्योंकि हमें पीस जो बोला है स्ट्रेट पीस रेट बोला है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, और जब भी पीस रेट आएगा तो हमें पहले पीस रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीस रेट का मतलब ही होता है एक यूनिट बनाने पे कितना पेमेंट मिलेगा। वो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि एक यूनिट बनाने पे कितना मिलेगा, हमें ये बोला है 1 घंटे में 1 रुपये 80 पैसा देना पड़ता है और 20 सेकंड में 1 यूनिट बनता है। तो हम लोग पहले ये निकाल लेते हैं कि 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा। ऐसा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो आवरली रेट है वो 1 घंटे बेसिस पे दिया हुआ है। या तो इसको घंटे में ट्रांसफर कर सकते कि 20 सेकंड में 1 यूनिट बनता है तो 1 घंटे में कितना बनेगा, या फिर इसको हमें 20 सेकंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा कि 1 घंटे में 1.80 मिलता है तो 20 सेकंड में कितना मिलेगा, कोई भी एक चलेगा। तो मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया कि 20 सेकंड में अगर 1 यूनिट बनता है तो 1 घंटे में 180 यूनिट बनता है। जैसे 180 यूनिट बन जाएगा 1 रुपये 80 पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि 1 घंटा काम करने पे 1 रुपये 80 पैसा मिलता है, 1 घंटे में 180 यूनिट बन जाता है, तो फिर रेट ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, 8 घंटा काम हुआ है तो स्टैंडर्ड कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था 8 घंटा काम होने पे, क्योंकि 20 सेकंड में 1 यूनिट बनता है तो 8 घंटे में कितना यूनिट बनेगा। हम लोगों ने तो 1 घंटे का निकाल लिया ना, अब तो आसान हो गया। 1 घंटे में 180 यूनिट बनता है तो 8 घंटे, हाँ 1440 1440। अब हमें और सेकंड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो 1 आवर का 180 यूनिट निकाल लिया। तो 1440 इनको एटलीस्ट प्रोडक्शन करना चाहिए था, जबकि ए ने किया 1300 और बी ने किया 1500। तो किसका अबव स्टैंडर्ड है और किसका बिलो स्टैंडर्ड है, ए का है बिलो स्टैंडर्ड और बी का है एबव स्टैंडर्ड, क्योंकि इसने ज्यादा किया। तो इसको रेट क्या मिलेगा, इसको मिलेगा 120% ऑफ पीस रेट और इसको मिलेगा 80% ऑफ पीस रेट, और हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इनको कितना कितना वेजेस देना है। तो ए को जो मिलेगा 1300 यूनिट पे मिलेगा, और रेट क्या लगाएंगे, जो नॉर्मल पीस रेट है यानी 0.01 का 80% मिलेगा, जितना होगा इंटू 1300। बताओ कितना होगा, 0.01 का पहला बात है 80% मिलेगा, यानी 0.008 मिलेगा एक यूनिट के लिए। 1300 यूनिट प्रोडक्शन किया है तो कितना मिलेगा 10.4 आ रहा है, ठीक है 10.4। अच्छा बी का कितना हो जाएगा, अच्छा इनका एफिशिएंसी भी हमें चेक करना चाहिए था, चलो एफिशिएंसी चेक नहीं किया ना। एफिशिएंसी मतलब ऐसे बिलो स्टैंडर्ड अबव स्टैंडर्ड तो निकाल लिया मैंने, पहले वाले में भी ऐसे किया, लेकिन रेट परसेंटेज देखना पड़ेगा ना। 80% बिलो स्टैंडर्ड अगर हो रहा है तो इसको 1 मिनट वैसे देख लेते हैं, ऐसे करने से होगा क्या, ये 80% होगा, ये 120%, देखते हैं 0.01 इंटू 120%, 0.012 इंटू 1500, तो ये 18 रुपीज हो रहा है। ठीक है 18 रुपीज हो रहा है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो 1500 करके हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1500 यूनिट पे प्रोडक्शन किया है, 1500 यूनिट प्रोडक्शन किया है, इस पे मिलेगा नॉर्मल वेज रेट है 0.01, इसका 120%, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 18 रुपीज आ रहा है, चेक करके देखो 18 रुपीज आ रहा है, यस मैम। है ना 18 रुपीज आ रहा यस है। अच्छा और स्ट्रेट पीस रेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तब ए और बी का क्या होगा, स्ट्रेट पीस रेट मतलब हमें डिफरेंशियल टेलर्स वाले मेथड में नहीं जाना है, जितना यूनिट प्रोडक्शन किया है पेमेंट ले लो। तो अगर 1300 यूनिट प्रोडक्शन किया है ए और कोई भी डिफरेंशिएशन अब लोग नहीं कर रहे हैं एफिशिएंसी का कि 1440 करना था 1300 किया, ऐसा नहीं कर देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि कितना यूनिट किया है 1300 यूनिट, और हम लोगों ने ये बोला था कि 0.01 करके मिलेगा, तो 1300 इंटू 0.01 कितना होता है देख लो, और 1500 इंटू 0.01
ये होता है स्ट्रेट पीस रेट, कि पीस रेट तो 0.01 है, इसी पे देना है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है कि इसका परफॉर्मेंस लेवल क्या है, एफिशिएंसी हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं। तो बिना एफिशिएंसी अगर चेक किए हमें करना है तो जितना यूनिट प्रोडक्शन किया है जिसने, उसको 0.01 बेसिस पे पे कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट पीस रेट हो गया। तो पहले वाले का 13 और दूसरे वाले का ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 हो गया, ये स्ट्रेट पीस रेट हो गया। स्ट्रेट मतलब पीस रेट जितना है, जितना प्रोडक्शन किया है उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे। तो इस केस में इसका 13 हो गया, इसका 15 हो गया। तो क्या होता है, अगर हम लोग डिफरेंशियल पीस रेट लगाते हैं तो जिसने जैसा काम किया उस हिसाब से उसका पेमेंट होता है। ये देखो, जहां पर बी ने अच्छा काम किया ना, बी ने उसी टाइम पे, उसी 8 घंटे में 1500 यूनिट प्रोडक्शन किया, तो उसको देखो 18 रुपीज मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करेंगे तो वहां पर 15 रुपए ही मिलेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम करने का कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिला। हाँ, जितना यूनिट प्रोडक्शन किया पर यूनिट बेसिस पे तो पेमेंट मिला, लेकिन कुछ मतलब एक्स्ट्रा जो जिसे इंसेंटिव बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं मिला। 15 रुपए मिला क्योंकि 1500 यूनिट काम किया, प्रोडक्शन किया, 1300 यूनिट प्रोडक्शन किया तो 13 रुपीज मिला। जबकि डिफरेंशियल पीस रेट पे क्या हो रहा था, 10.4, इसका कम हो जा रहा था क्योंकि इसने एफिशिएंसी नहीं लगाया। तो इससे क्या होता है, वर्कर लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम लोग एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे तो पेमेंट कम हो जाएगा, एफिशिएंसी अच्छा दिखाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा मिल सकता है। 15 से 18 हो गया, इसका यहाँ पर 13 से 10.4। तो ये ऐसे मोटिवेशन के लिए इस तरह का जो इंसेंटिव सिस्टम है वो लाया गया है। ठीक है, तो ये दो आंसर हो गया, एक हो रहा है डिफरेंशियल पीस रेट बेसिस पे, एक स्ट्रेट पीस रेट बेसिस पे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये बोला है मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो द फॉलोइंग पर्टिकुलर अप्लाई टू पर्टिकुलर जॉब, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 6 यूनिट, नॉर्मल रेट पर आवर 1.20, मोहन प्रोड्यूस 32 यूनिट, राम प्रोड्यूस 42, प्रसाद प्रोड्यूस 50 यूनिट, कैलकुलेट द वेजेस ऑफ दिस वर्कर अंडर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, पहले हम लोग पीस रेट निकाल लेते, पीस रेट गिवन नहीं है। अब तुम लोग बताओ पीस रेट क्या होगा। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर, 1 घंटे में 6 यूनिट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और 1 घंटे में मिलता है, 1 घंटा काम करने पे 1.20 रुपीज मिलता है। तो क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि 6 यूनिट बनाने से 1.20 मिलता है? क्या ये हम लोग बता सकते हैं कि 6 यूनिट बनाने से 1.20 मिलता है? तो 1 यूनिट बनाने का कितना मिलेगा, वही हमारा हो जाएगा पीस रेट, पीस रेट हो जाएगा। तो पीस रेट निकालो, 6 यूनिट के लिए 1.2, तो 1 यूनिट के लिए 1.20 डिवाइडेड बाई 6, बताओ कितना होगा। 0.2 0.2, 0.2 पीस रेट, रुपीज 0.20 पर पीस। ठीक है, ये पीस रेट हो गया। अच्छा, अब इनका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितना होना चाहिए था, यहाँ पर टाइम तो कुछ बोला नहीं है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर बेसिस पे दिया है 32 यूनिट, 42 यूनिट ऐसे दे रखा है। अच्छा, तो ये एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन में वो मिसिंग दे रखा है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर दे देगा स्टैंडर्ड आवर कितना है। यहाँ पर 8 आवर्स से स्टैंडर्ड मान के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर 8 आवर्स काम करना है और 1 घंटे में अगर 6 यूनिट बनता है तो इनका स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होना चाहिए तीनों का। अगर 1 घंटे में 6 यूनिट बनता है तो 8 आवर्स में कितना यूनिट बनेगा, 48, है ना। और इसने किया 32, इसने 42, इसने 50। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसका कितना एफिशिएंसी। अब यहाँ पर लेकिन 3 स्लैब है, हमें यहाँ पर स्लैब जो है 3 होगा, एक तो लेस देन अप टू 83% वाला होगा। ठीक है, इसको करके दिखाते पूरा क्वेश्चन, अप टू 83 और 83 से 100 और मोर देन 100%, देखो कैसे होगा। पहले नॉर्मल पीस रेट निकाल लेते हैं, नॉर्मल पीस रेट 12 1.2 डिवाइडेड बाई 6, 0.20।
पर पीस। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट 6 इंटू 8, ये हो गया 1 घंटे में 6 यूनिट। तो 8 आवर्स के हिसाब से हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि 8 आवर्स है, तो 48 यूनिट इनका स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि कौन कौन से स्लैब में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 स्लैब है। ठीक है, तो हम लोग पहले देखेंगे कि मोहन का एफिशिएंसी कितना है। तो मोहन्स एफिशिएंसी कितना परसेंट है, ये हम लोग चेक करेंगे। तो मोहन का कितना आउटपुट है, एक्चुअली 32, जबकि उसे करना था 48। तो कितना परसेंट वो एफिशिएंट है, ऑब्वियसली लेस एफिशिएंट है, लेकिन कितना परसेंट है कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो 32 डिवाइडेड बाई 48 इंटू 100, तो ये हो गया 66.6, हाँ 66.67%। मतलब जैसे तुम लोग अपना जो मार्क्स है वो कैलकुलेट करते हो ना कि 100 में कितना मिला, तो 48 में 32 यूनिट बनाया तो 66.67% काम किया उसने, 100% नहीं किया। अगर 48 ही बना लेता तो 100% हो जाता। 66.66%। ये लेस देन कौन से स्लैब में जाएगा, ये है अप टू 83 में जाएगा, या 83 से 100 में जाएगा, या फिर लेस देन 100 में जाएगा। ये कौन से वाले, 83, अप टू 80, हाँ ये हो जाएगा अप टू 83 वाले स्लैब में, अप टू 83% वाले स्लैब में। अच्छा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसका मोहन्स का अर्निंग भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इनको कितना मिलेगा। इनको 32 यूनिट बनाया है इन्होंने, 32 यूनिट इनटू कितना मिलेगा, रेट क्या था, रेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया 0.20। अगर अप टू 83% है तो नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा, तो कितना करके मिलेगा, कितना करके मिलेगा, अगर अप टू 83% है तो नॉर्मल वेज रेट ही मिलेगा 6.4। ना। हाँ, मतलब 0.20 करके ही मिलेगा। अगर अप टू 83% है तो नॉर्मल वेज रेट मिलेगा, नॉर्मल वेज रेट कितना है 0.20, तो यानी 0.20 करने पे 6.4 आ रहा है, तो ₹6.4 हो गया। मोहन का कैलकुलेशन कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद कौन है, राम। राम का एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। राम ने प्रोडक्शन किया है 42 यूनिट, ठीक है, लेकिन करना था 48, तो कितना परसेंट काम उन्होंने किया है, 42 डिवाइडेड बाई 48, 87.5। हाँ 87.5%। तो ये कौन से वाले स्लैब में आएगा, ये अप टू 83 वाला तो होगा नहीं, ये 83 से लेके 100 वाला होगा, लेस देन 83, लेस देन 83 वाला होगा, है ना, लेस देन 83 और अप टू ये वाला लेस देन 83 से लेके 100% वाले स्लैब में आएगा। तो 83% से नहीं, ये 87.5% है, तो 83 से 100% वाले में आ रहा है। ठीक है, तो 83 से अगर 100% वाले में आएगा तो 10% अबव नॉर्मल वेज रेट, नॉर्मल वेज रेट से 10% ज्यादा मिलेगा। तो राम्स अर्निंग तो 42 यूनिट बनाया है और नॉर्मल वेज रेट है 0.20, इस पे 9.24 है क्या? 9.24 है, इस पे 10% और ज्यादा मिलेगा। मतलब देखो दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर 0.20 प्लस 0.20 इंटू 10% करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर 0.20 पे डायरेक्ट 110% लगा दो, 110% मिलेगा, तो भी एक ही आंसर आएगा। 0.2 इंटू 110% चेक करके देखो 0.22, और इसका देख लो 0.2 का 10% करने से 0.02 आता है प्लस 0.2, तो 0.22, दोनों बात एक ही होता है। ये 100% का कैलकुलेशन और ये 10% का, तो 110 कर दो, एक ही बार में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं 110%, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। तो 0.22 इंटू 42 यूनिट, तो 9.24 हो जाएगा, 9.24। अच्छा, इस तरह से हम लोग और एक वर्कर है उनका भी कैलकुलेशन करते हैं, प्रसाद। ठीक है, तो प्रसाद एफिशिएंसी 48 यूनिट बनाना था, बनाया गया है 50, मतलब एक्स्ट्रा काम हुआ है, तो जरूर 100 से ज्यादा होगा, क्योंकि 48 यहाँ पर 50 यूनिट बना लिया है,
तो डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, तो कितना परसेंट काम हुआ है? 104.166 ऐसे, मतलब 17% बोल सकते हैं। और ये स्लैब कौन सा आ जाएगा? ये 100 से ज्यादा है तो इसमें तो नहीं आएगा, एबव 100 मतलब ग्रेटर देन 100% में आएगा। और ग्रेटर देन 100% होता है तो 20 से लेके 20 या फिर 30% ज्यादा मिलेगा। तो कोई भी एक आंसर लेके हमें मतलब कोई भी एक स्लैब लेके करना पड़ेगा, सॉरी कोई भी एक रेट लेके करना पड़ेगा, आइदर 20% या फिर 30%। तो हम लोग दोनों से ही आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, प्रसाद अर्निंग 50 13 यूनिट ही क्या है? बना। हाँ 12 किया है इन्होंने, 20% किया है, 30% करने से शायद 13 आएगा। देखो 30% करने से आएगा क्या इनका? तो इसमें 30 आंसर ही है। अच्छा, ये 12 दे रखा है इन्होंने आंसर। अच्छा देखते हैं, 0.20 इंटू, तो एबव 20% मतलब 120% कर लो, और एबव 30% मतलब 130% कर लो। या तो 120% से मल्टीप्लाई करेंगे या तो 130% से। तो देखते हैं किसमें कितना आंसर आ रहा है। 50 इंटू 0.2 इंटू 120%, तो इसमें 12 रुपीज आ रहा है अगर हम लोग 20% लेते हैं। और अगर हम लोग 30% लेते हैं तो आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 130%। हम लोग इसको और दे के लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब कौन सा रेट लिया है वो तो हमें बोला नहीं कि डायरेक्टली यही वाला रेट लेना है, तो फिर इंटू 130%, तो ये 13 रुपीज हो जाएगा। तो हम लोग दोनों ही आंसर के हिसाब से लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा ये 12 वाला देखो क्या बोल रहा है। इन ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द डेली वेज रेट इज 2.50, वेज रेट बोल रहा है डेली बेसिस पे 2.50, द स्टैंडर्ड आउटपुट इन ए 6-day वीक इज 200। अच्छा एक वीक में अगर 6 डेज काम होता है तो स्टैंडर्ड आउटपुट है 200, मतलब 1 वीक मतलब 6 डेज, क्योंकि 6 दिन काम होता है और प्रोडक्शन है 200 यूनिट, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग 100% एफिशिएंसी, अगर कोई इतना काम कर लेता है तो हम लोग बोलेंगे कि वो 100% एफिशिएंट है। द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर हु शो अप टू 62 and 2/3% ऑफ एफिशिएंसी स्टैंडर्ड। अगर कोई एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 66 एंड 2/3% दिखाता है तो उन्हें क्या मिलता है? वेज रेट जो है वो मिलेगा, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा। अगर कोई अपना एफिशिएंसी 66 पॉइंट, ये कुछ पॉइंट में भी आ सकता है, 2/3 मतलब कितना होता है? 2/3 मतलब 0.66 होता है। तो 66 एंड 2/3% एफिशिएंसी दिखाने से सिर्फ और सिर्फ वेजेस मिलेगा, कोई भी बोनस जो है वो नहीं मिलेगा। बियॉन्ड दिस, अगर कोई इससे ज्यादा एफिशिएंसी दिखाता है तो उसे बोनस मिलेगा इस तरह से, 82% दिखाने से 5%, 90% में 9%, 100% में 20%। फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी इन ए 6-day वीक, ठीक है। In a 6-day week, A produce 180 unit, B 164 unit, C 200, D 208 unit and E 130 unit. Calculate the earning of this worker. इनका हमें अर्निंग कैलकुलेट करना है। ये लाइन एक बार फिर से बताते हैं, फर्दर इंक्रीज ऑफ 1% फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। 1% करके पेमेंट बढ़ जाएगा अगर 1% करके भी एफिशिएंसी बढ़ता है स्टैंडर्ड से, ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ए का एफिशिएंसी निकालते हैं सबसे पहले। एज एफिशिएंसी, ए को कितना, ए ने कितना प्रोडक्शन किया है? ए ने प्रोडक्शन किया है 180 यूनिट, जबकि प्रोडक्शन करना था कितना? ए का ये जो दिया हुआ है 1 वीक 6 डेज वाला ही डेटा दिया हुआ है। तो ए जो वर्कर है उसने एक हफ्ते में 6 दिन के हिसाब से काम करके 180 यूनिट प्रोडक्शन किया है, जबकि उसे प्रोडक्शन करना था 200, जो कि उनका स्टैंडर्ड था, ठीक है, 200 यूनिट। तो कितना परसेंट हो रहा है इनका एफिशिएंसी?
लेस एफिशिएंट तो है, पता चल रहा है, 100% एफिशिएंट तो नहीं है क्योंकि 200 के जगह 180 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है, तो 90%। 90%। हाँ 90%। तो ए का अर्निंग क्या होगा? एज अर्निंग, ए को क्या मिलेगा? ए को पेमेंट जो है वो कैसे मिलता है? पेमेंट जो है एक दिन का 2.5 करके मिलता है, ठीक है, एक दिन का 2.5 करके मिलता है, 6 दिन काम हुआ है तो नॉर्मल ये मिलेगा 6 इंटू 2.5, ये तो नॉर्मल वेजेस है, ये तो मिलेगा क्योंकि डेली वेजेस मतलब डेली मतलब डे, एक दिन, पर डे 2.50 फॉर 6 डेज, 6 इंटू 2.50, ठीक है। और अगर एफिशिएंसी किसी ने 62 एंड 2/3% तक दिखाया है तो नो बोनस, लेकिन इन्होंने तो 90% दिखाया है तो बोनस भी मिलेगा। बोनस कितना मिलेगा? इन्होंने 90% एफिशिएंसी दिखाया तो बोनस कितना मिलेगा? 9%, ठीक है, 9% मिलेगा। तो यहाँ पर बोनस कैलकुलेट करेंगे, 9% ऑफ कितने का 9% मिलेगा? ये देखो बोनस कैसे मिलेगा? बियॉन्ड दिस देयर इज अ बोनस पेबल ऑन ग्रेड स्केल एज बिलोज 82% एफिशिएंसी, 5% बोनस, 9% बोनस, 20% बोनस। तो बोनस जो है वो टोटल अर्निंग पे ही मिलेगा, ठीक है, टोटल अर्निंग पे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था द डेली वेज रेट इज पेड विदाउट बोनस टू दोज वर्कर हु शो अप 66 एंड 2/3% ऑफ एफिशिएंसी, लेकिन उससे ज्यादा करने से बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बोनस कैसे पे होगा? ये उसका ग्रेड स्केल दे रखा है, तो हमारा पहला आंसर आया है ए के हिसाब से 90% एफिशिएंसी, तो 9% बोनस मिलेगा। तो बोनस किसके ऊपर दिया जाता है? कुछ नहीं बोला है, तो टोटल अर्निंग पे ही बोनस मिलेगा, तो जो एक्चुअल नॉर्मल वेजेस है उस पे और भी 9% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 6.25, तो ये नॉर्मल तो उनको 15 रुपए मिलते हैं और 15 रुपए का और भी 9% मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1.35, कितना हो गया? 16.35। अब बी का चेक करते हैं, बीज एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी है 164 यूनिट बनाया गया है, 164 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? 164 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 82%। 82% होने से बी का अर्निंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 6 दिन के 2.5 तो मिलेंगे, ये तो नॉर्मल वेजेस है, प्लस बोनस मिलेगा, तो 82% मतलब ये वाला 5%, 5% ऑफ 6 इंटू 2.5, तो कितना हो जाता है? 6 इंटू 2.5 तो 15 रुपीज होता है, 15 रुपीज का 5%, 0.75, तो 15.75। अच्छा, सीज एफिशिएंसी 200 यूनिट में कितना यूनिट इन्होंने प्रोडक्शन किया है? 200 यूनिट पे 200 ही किया है, तो 100% एफिशिएंट। तो सीज अर्निंग, सी का अर्निंग कितना हो जाएगा? 6 इंटू 2.5 यानी 15 रुपीज, प्लस बोनस कितना मिलेगा? यहाँ पर बोला है कि 100% एफिशिएंसी होने से 20%, 20% ऑफ 15 रुपीज, 20% ऑफ ये वाला यानी 15, तो 15 प्लस 20% ऑफ 15 कितना होगा? 15 का 20% 3 रुपीज प्लस 15 18 रुपीज हो गया। अच्छा, और डीज एफिशिएंसी, डीज एफिशिएंसी, तो डी ने कितना प्रोडक्शन किया है? डी ने प्रोडक्शन किया है 208, तो ये अप मोर देन 100% हो जाएगा, तो 208 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100, तो ये हो गया 104%। अब देखो अर्निंग कैसे निकलेगा? नॉर्मल वेजेस तो मिलेगा 6.25 प्लस बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि 100% एफिशिएंसी तक तो बता रखा था 20% बोनस, उसके बाद कुछ बोल रहा था कि अगर इसके बाद किसी का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, फर्दर इंक्रीज ऑफ 1%, अगर 1% भी, मतलब 100% तक हमें पता है 20% मिलेगा, लेकिन अगर किसी का 101% होता है तो हर 1% इंक्रीज होने पे 1% करके पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा। ये देखो, फर्दर इंक्रीजेस ऑफ 1%, बोनस भी 1% करके बढ़ जाएगा फॉर एवरी 1% फर्दर राइज इन एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी तो बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 100 से कितना ज्यादा है? ये देखो 100 से एफिशिएंसी कितना ज्यादा है, बताओ? 100 से एफिशिएंसी कितना ज्यादा है? 4%।
4%। तो अगर 4% तो कितना बढ़ा है, 1-1% करके 4 बार, 1-1% करके 4 बार, तो 1% एफिशिएंसी बढ़ा तो 1% बोनस भी बढ़ जाएगा। तो एफिशिएंसी 4% बढ़ा तो बोनस भी कितना परसेंट बढ़ जाएगा, वही तो बोला है ना, 24। 20 से ये 4% बढ़ के 24% हो जाएगा, तो 24% ऑफ 15 जितना होता है 18.6। और E is efficiency, E का एफिशिएंसी है 130, लेस एफिशिएंट है ये, 200 में 130, तो ये कितना हो जाएगा, ये 65% हो रहा है, 102 ये 2 से डिवाइड करेंगे 65%, तो इज अर्निंग, तो 65% मतलब किस में आ रहा है, अच्छा क्या उसे बोनस मिलेगा बताओ, अगर 65% एफिशिएंसी, क्योंकि बोला है अप टू 66.67 या फिर 66 एंड 2/3% तक सिर्फ और सिर्फ वेजेस मिलेगा, कोई बोनस नहीं मिलेगा, क्या इनको बोनस मिलेगा, नो नो नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, सिर्फ 6 रुपए 6 दिन के 2.5 रुपए करके 15 रुपीज मिलेंगे, नो बोनस, क्योंकि इनका एफिशिएंसी जो है वो 65% है, जो कि लेस देन 66 एंड 2/3 है, ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से होगा। अच्छा, तो अभी के लिए इतना करते हैं, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ तो दोनों ही मैंने तुम लोगों के साथ शेयर कर रखा है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस आज हम लोगों ने जो किया है उस कंसेप्ट में हो सकता है, इसमें से हो जाएगा 21, 18 और 13, ठीक है, और 12 तो किया, 12 तक कर लिया हम लोगों ने, हाँ, तो ये 3 जो है ये हम होमवर्क देते हैं, आज हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट किया है उसके हिसाब से ये वाले पीडीएफ से होगा, ठीक है, और एक जो पीडीएफ है उसमें हेल्थ से रोवन दिया हुआ है, तो जो वो अभी तक मैंने नहीं सिखाया तो वो नहीं होगा, तो इससे बाकी ये 13, 18 और 21 हो जाएगा, ठीक है, और मिडिल वाला नहीं होगा क्योंकि उसमें हेल्थ से रोवन ये दिया हुआ है, प्रीमियम प्लान वाला दिया हुआ है, तो ये 3 तुम लोगों को होमवर्क देते हैं, ये तुम लोग करके देखना, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे।